होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। और इधर उधर की फालतू बातों में दिमाग नहीं जा रहा है, उधर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। देखो मैं ना वैसे छोटा सा है, अब जैन टेलर डिस्टॉर्शन करेंगे, एलएफटी भी हमने करनी है, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की लोग डिमांड कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग मूव ऑन करेंगे, ठीक है। एलएफटी में लिगेंड की फील्ड थ्योरी हो जाए और स्पिन क्रॉस ओवर हो जाए, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक के ना दो बड़े पार्ट है, ओएमसी और कोऑर्डिनेशन। एसिड बेस मैंने उसमें करवाया दिया है, एफ ब्लॉक मैंने करवाई दिया है। तो आप ये सोचो कि आप एक बल्क करके जा रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो एक छोटे छोटे पार्ट्स आप छोड़ दो, ठीक है। और फिर मैं कोई नया टॉपिक शुरू कर दूं तो इट्स बेटर, हाँ वो मैं शुरू करूंगी, बट पहले एक ओएमसी जो चल रहा है उसको भी खत्म होने दो, तो बहुत टाइम लेगा। बीच बीच में स्टैटिस्टिकल भी कर लेंगे, ठीक है, वो तो है ही। तो ये सब चीजें हैं, दिमाग बहुत जगह चलता है कि हमें ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, बट रियली आई एम टेलिंग यू, अगर आपके 8 और 9 चैप्टर, मतलब फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8-10 चैप्टर, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाते हो ना, तो आप बहुत इजीली जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत इजीली। मतलब ये कोई दुहाई नहीं है, बट आप हर चीज पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस आप कर नहीं रहे हो, बस पढ़ते जा रहे हो, तो फिर बहुत मुश्किल है क्वालिफाई करना। आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से क्वेश्चंस, तो अच्छा होगा। अब ना आज वो वाला एग्जाम्पल बाद में देंगे जो मैं देने जा रही थी, पहले ना ये करते हैं। देखो जैन टेलर डिस्टॉर्शन बहुत लंबा लिया मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को बहुत मुश्किल से समझ आया था जैन टेलर डिस्टॉर्शन। तो मुझे ऐसा लगता है जब मुझे बहुत मुश्किल में समझ में आया था, तो बच्चों को भी मुश्किल में समझ में आएगा ना, क्यों डिस्टॉर्शन हुआ, क्यों इलोंगेशन हो गया, क्यों कंप्रेशन हो गया, ठीक है। ये डेफिनेशन समझने में मुझे बहुत टाइम लगा था, एक एक वर्ड और एक एक मीनिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी क्यों। क्योंकि एमएससी में हमें लिखना पड़ता है, बीएससी में हमें लिखना पड़ता है, तो जब हमें समझ में आया होगा तभी तो हम लिख पाएंगे किसी भी चीज को, ठीक है। जीआईसी प्रिपेयर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन है, तो ऑब्वियस से आता होगा तभी कर पाएंगे। और इसी स्टेटमेंट से सीएसआई या नेट में गेट स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो करते हैं, देखो क्या है, एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर नहीं है, लीनियर क्या हो गया, जैसे आपने सिंगल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लीनियर मॉलिक्यूल है। एनी नॉन लीनियर मतलब लीनियर नहीं है, एंड इट्स आयन इज इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट। मैंने कल ना इस पर बहुत फोकस किया था, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट वर्ड पे मैंने बहुत फोकस किया था। इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट का क्या मतलब होता है, अनसिमेट्रिकली फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीजेनरेट तो दो तरीके के हो जाएंगे ना, डबली डीजेनरेट और ट्रिपली डीजेनरेट। अगर कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी इससे पहले वाली, पहले वो देखना, क्योंकि वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डब्ल्यू ट्रिपली का क्या मतलब है। मतलब डीजेनरेट का मतलब है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट का मतलब है अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है अनसिमेट्रिकली फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने कल ही देखा था जब अनसिमेट्रिकली फीलिंग होगी तभी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। अनसिमेट्रिकली फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अनसिमेट्रिकली अगर फील्ड है, अनसिमेट्रिकली फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तभी डिस्टॉर्शन होगा। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, डबली डीजेनरेट भी हो सकते हैं, ट्रिपली डीजेनरेट भी हो सकते हैं, है ना। अगर डबली का क्या मतलब था, अगर ईजी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ट्रिपली का क्या मतलब होता है, T2G के अंदर है। तो अगर वो इस स्टेट में प्रेजेंट है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, और इन दोनों में से किसी स्टेट में प्रेजेंट है, इज अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल होता है, हेंस अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन। क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल है तो वो कुछ डिसऑर्ड करता है अपने स्ट्रक्चर को डिसऑर्ड करता है, अपनी जो अपनी ऑर्बिटल्स है उनको स्प्लिट करता है एनर्जीज में, ठीक है। डिस्टॉर्शन क्या क्या डिस्टॉर्ट कर सकता है, टू लोअर इट्स एनर्जी, टू रिमूव इट्स डीजेनरेसी, टू लोअर इट्स सिमेट्री। ये 3 वर्ड्स हैं, यही इसी पे क्वेश्चन था कि जैन टेलर डिस्टॉर्शन में वो स्टेबिलिटी लेने के लिए कौन कौन से 3 चीजें करता है, टू लोअर इट्स एनर्जी, रिमूव इट्स डीजेनरेसी, लोअर इट्स सिमेट्री। पता क्या, लोअर तो समझ में आया क्योंकि हम उसे स्टेबल होना है तो एनर्जी को लो कर रहा है, बट डीजेनरेसी का क्या मतलब होता है, कोई भी ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज, ठीक है, तो वो उसे लूज क्यों करना चाह रहा है, ये मेरे दिमाग में बहुत चलता था। तो मैं बताती हूँ, देखो कैसे। हमें पता है ऑक्टाहेड्रल में ये था, ठीक है। हम कोई भी एक केस ले लें, चाहे इलॉन्गेशन चाहे कॉम्प्रेशन, होता क्या है
कि ये फर्दर टूट जाते हैं। जैसे कि अगर हम कॉपर का ही केस लें, क्योंकि कॉपर में सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है, तो इस तरीके की उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। जैन टेलर की वजह से क्या होता है, ये फर्दर 2 में टूटता है, ये भी फर्दर 2 में स्प्लिट होता है। मान लो जेड स्क्वायर ऊपर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे होगा, है ना। और यहां पे अगर ये फर्दर है तो अगर x वाला है तो डी एक्स वाई डी वाई जेड, और यहाँ पे हमारा डी एक्स वाई नीचे होगा, डी एक्स जेड और डी वाई जेड हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा कि अगर z ऊपर है तो यहाँ पे भी z ऊपर होंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये है हमारे को, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उस पे लिगेंड बहुत तरह से अप्रोच कर लेगा तो वो रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ये है। अभी क्या था स्टार्टिंग में विदाउट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्या था, ये दोनों एक डीजेनरेट थे, मतलब दो ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी। डीजेनरेसी का क्या मतलब होता है, हैविंग सेम एनर्जी। अब ये क्या कर रहा है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्यों करता है, रिमूव इट डीजेनरेसी, जो इसकी ये डीजेनरेसी इसको रिमूव करना है ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन करे। अब आप कहोगे कैसे स्टेबिलिटी आई। अब एक बात देखो, यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम को कंपेयर करें, यहाँ पे हमारे 1 2 4 6 तो हमारे नीचे थे, ऊपर अगर हम करें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे डीस्टेबलाइज्ड थे, 3 इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइज्ड थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नाउ इज डीस्टेबलाइज्ड, ये भी है, बट अभी अगर ओवरऑल आप इस डायग्राम के साथ कंपेयर करो, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर करो, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलिटी मिल गई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलिटी मिल गई। अब एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है जो कि डीस्टेबलाइज्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है जो कि डीस्टेबलाइज्ड है। तो इस वजह से जो मॉलिक्यूल है दे अंडरगो डिस्टॉर्शन, स्पेशली कॉपर, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जेटीडी देखने को मिलता है, तो वो अपनी डीजेनरेसी को लूज करता है। टू रिमूव ए डीजेनरेसी, अपनी डीजेनरेसी को रिमूव करता है टू गेन स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि डीस्टेबलाइज थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन को अच्छी स्टेबिलिटी मिल गई है, एक इलेक्ट्रॉन ही हमारा डीस्टेबलाइज्ड है। यही कॉन्सिक्वेंस भी है जेटीडी का। आपने देखा होगा इरियम विलियम सीरीज, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे, वहां कॉपर एक्स्ट्रा स्टेबल माना जाता है। क्यों, क्योंकि जेटीडी की वजह से उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई है। तो इसलिए पूरी अमंग द होल सीरीज हमारा जैसे जाता जाता है, बताऊंगी, कॉपर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है बिकॉज ऑफ जेटीडी, और वो जेटीडी यही है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइज थे, यहाँ पे 2 है, तो यही हो गया कि इसने अपनी डीजेनरेसी को लूज किया, सिमेट्री को थोड़ा सा लूज किया टू लोअर इट सिमेट्री। यहाँ थोड़ा सिमेट्रिकल डायग्राम लग रहा है, यहाँ देखो 4 हमारे यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल्स ऊपर नीचे हो गई, तो अपनी सिमेट्री भी उसने लूज की, एनर्जी तो थोड़ी लोअर डाउन हुई है। ये यहाँ पे था तो कुछ बहुत सारी ऑर्बिटल्स नीचे की तरफ चली गई, ये वाली और नीचे चली गई, तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गए, है ना। तो ये है जेटीडी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि ना कि 2 टाइप्स के होते हैं, दीज आर 2 टाइप्स। ये भी बहुत मैं ना रट्टा ही मारते हैं लोग, पर जब समझ में आ जाता है, रियली फैक्टफुल बता रही हूँ, आप सिर्फ देख के बता दोगे ये इसमें स्टैटिक है, इसमें डायनेमिक है। जेटीडी को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक में देखो क्या है, कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर ऑल कंडीशंस, एग्जाम्पल सॉलिड से, लिक्विड से, गैसेस, व्हाटएवर इट इज। अगर जेटीडी उसमें प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, तो उसको ये मतलब नहीं है कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट भी है कि किसी भी टेम्परेचर को वो जेटीडी शो करेगा ही करेगा, तो वो परमानेंट इफेक्ट है। अगर हम इसी को पढ़े, परमानेंट इफेक्ट है, अगर आ गया तो आ गया, कोई उसको मतलब नहीं है। डायनेमिक में क्या होता है, बिकॉज डायनेमिक में अभी सब पे आएंगे, बहुत आराम से करेंगे। डायनेमिक में क्या होता है, क्योंकि गैप है कम, तो मॉलिक्यूल जो उसका इलेक्ट्रॉन है कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नहीं, और हमें पता है अगर T2G में है तो वीक डिस्टॉर्शन है, अगर ऊपर चला गया स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है। तो होता क्या है, उसकी वजह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना रहता है। हम बोल नहीं पाते हैं कि इस मॉलिक्यूल में भाई डिस्टॉर्शन हो भी रहा है, वो कंपनसेट कर देते हैं, नहीं भी होता, होता भी है, होता है नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ऐसी फीलिंग की है, फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे है ये 1 2 3 4 5, इसमें तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर T2G में है, वीक डिस्टॉर्शन। अब अगर गैप कम है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भी तो जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की भी। तो क्या होता है कि और फिर अब स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन शो करेगा क्योंकि अब ईजी के अंदर है। तो होता क्या है, इसमें कम गैप होने की वजह से बहुत ज्यादा डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना रहता है, इसीलिए इसका नाम रखा डायनेमिक। और अगर इसको परमानेंटली देखना है कि है क्या इसमें, तो हमें टेम्परेचर को काफी ज्यादा लो करना पड़ता है। हमें पता है जब लो टेम्परेचर हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी नहीं मिलती ऊपर जाने के लिए, वो अपनी जगह पे ही स्टेबल रहता है। तो सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही आप इसको देख सकते हो, परमानेंट नहीं है, इट इज नॉट परमानेंट, क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो हमें पता नहीं चलता कि क्या डिस्टॉर्शन हो रहा है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं हो रहा, कैसा है। तो ये है। अब ये तो भाई ठीक है, मेरे को स्टेटमेंट समझ में आ गई, पर मैम कैसे देखेंगे, हम कैसे एक कॉम्प्लेक्स को देखेंगे और हम कैसे जज करेंगे दैट इट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। देखो जो मैंने कंक्लूजन निकाला वो ये है कि स्टैटिक में जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आपको अवेलेबल होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लो स्पिन वाले, जो कि आपके क्या कहते हैं गैप होता है ज्यादा, तो वो उधर तो जा ही नहीं पाएंगे। अगर मान लो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से तो ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे। और पहला कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स दिखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन ईजी, लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबली डीजेनरेट। ये वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ईजी में अगर एंटर कर रहे हैं तो वो शो करेंगे हमारा स्टैटिक जैन टेलर डिस्टॉर्शन, जिनके हैं ये दोनों एग्जांपल्स। मतलब आप देखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब देखो वाटर, आप कहोगे वाटर तो मैं वीक फील्ड लिगेंड है, बट ये भी तो मैंने कहा कि ईजी में इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहिए। तो आप इसमें देखोगे तो ईजी में एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ईजी में विद स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड को भी अलग कर दूंगी। मैं कहूंगी ईजी में अगर इलेक्ट्रॉन गया देन इट इज स्टैटिक, अगर T2G में इलेक्ट्रॉन है तो वो हो गया हमारा डायनेमिक। ठीक है, क्लियर हो गया कि आप देख लेना। अभी तो हमने कल बहुत अच्छे से सारे एग्जांपल्स किए। इसमें अगर आपका इसमें जा रहा होगा कि ट्रिपली डीजेनरेट लिखा है मतलब T2G, ओके, यहाँ पे हमारा ईजी करके देखना, कॉन्फ़िगरेशन करनी आती है आप करना। तो अब हो गया। अब एक मैंने ना एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर से ये लिखा हुआ है, कॉपर NO2 6 4 नेगेटिव, कॉपर ONO6 4 नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो स्टैटिक भी शो करता है और डायनेमिक भी शो करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप अलग सा होगा, कॉपर NO2 6 4 नेगेटिव आपका स्टैटिक भी शो करता है, डायनेमिक भी शो करता है। अब ऐसा क्यों हो गया, देखो यही टॉपिक इज द स्टार्टिंग ऑफ लिगेंड फील्ड थ्योरी, क्योंकि जेटीडी के बाद ही जब वो सब पढ़ लिया गया तो LFT आई, ठीक है, लिगेंड फील्ड थ्योरी आई। तो इसमें क्या होता है, जब नाइट्रोजन से डोनेशन होती है, नाइट्रोजन से जब डोनेशन होती है, जब नाइट्रोजन की तरफ से एक, क्योंकि ये हमारे को पता है एम्बिडेंटेड लिगेंड है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ लोन पे है, ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसमें दो डिफरेंट डोनर एटम हो पर एक टाइम पे एक ही डोनेट करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। फिर से सुन लो, द स्पीशीज हैविंग टू डिफरेंट डोनर एटम्स, ठीक है, टू डिफरेंट डोनर एटम्स एंड वन टाइम ओनली वन डोनेट, या तो नाइट्रोजन करे या ऑक्सीजन करे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करता है। जब नाइट्रोजन डोनेट करता है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है तब ये हमारा शो करता है स्टैटिक जो है जेटीडी। और जब यहाँ पे हम आते हैं, जबकि हमें पता है कॉन्फ़िगरेशन तो वही आनी है, डायनेमिक में अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन अगर यहाँ पे डोनेट करता है, जब ऑक्सीजन यहाँ पे डोनेट करता है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। मतलब NO2 ही हमारा वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। और जब ये वीक फील्ड की तरह काम करेगा तो मैंने कहा था क्या होगा, वो डायनेमिक होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब ऐसा क्यों हुआ कि जब नाइट्रोजन से डोनेट किया वो स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, जब उसने ऑक्सीजन से डोनेट किया तो वीक काम कर रहा है। ये हम बहुत अच्छे से समझेंगे LFT में, जो कि आएगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बड़ा मजा आएगा वो समझ के आपको। अब हम आते हैं हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ जेटीडी।
ठीक है, अब उसको मूव ऑन करते हैं गाइस। अब हम करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जेटीडी, ठीक है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ जेटीडी। देखो सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ, एक्स्ट्रा, और ये डायग्राम बनाएंगे, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ among all transition atoms और ट्रांजिशन मेटल्स। मतलब इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से मिली। अब क्यों मिली, वही मैंने बोला, क्योंकि सब ऑक्टाहेड्रल में है, सबकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, पर जिनमें जेटीडी मिलता है उनकी कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाती है। और अभी मैंने बताया बिकॉज यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइज थे, यहाँ वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गैप होता है बहुत ज्यादा, एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टेबलाइज है और मैक्सिमम सब कुछ ना कुछ स्टेबलाइज्ड हो गए हैं। कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को, these 2 electrons get extra stability because of the JTD. So copper 2 positive ion is extra stable than all of the transition metal atoms. तो अगर हम लोग बात करेंगे इलियम विलियम सीरीज, ठीक है, इसमें ऐसा होता है, यहां से जाते हैं, हमारा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइज घटता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, बट यहाँ पे इस पे ये ना होके ऐसा होता है, इट गेट extra stability, it gets extra stability because of JTD, because of JTD की वजह से कॉपर 2 पॉजिटिव गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, ऐसे बोलते हैं इलियम विलियम सीरीज, ये हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, ये जेटीडी की वजह से होता है, ठीक है। अब हमारा आता है सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो हो गया हमारा, चलो फर्स्ट की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। इसके बाद इट्स रिएक्शन, क्योंकि कॉपर में हमें पता है इलोंगेशन देखने को मिलता है, कॉपर में इलोंगेशन भी, ऐसे इलोंगेशन रहता है, ठीक है। जब इलोंगेशन रहता है तो अब क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स बिकम लार्जर, दे बिकम वीकर, तो ये वीकर हो गए, तो ये ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होता है, जब बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, अब लंबे हो गए तो वीकर हो गए, तो वीक हो गए तो इनको सब्स्टिट्यूट करना बहुत आसान है। तो बिकॉज ऑफ द जेटीडी कॉपर जो है बहुत इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। तो सेकेंड हमारा कॉन्सिक्वेंस हो गया, बिकॉज ऑफ द जेटीडी इट शोज इलोंगेशन, एक्सियल बॉन्ड्स आर ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो ये बड़े हैं, तो जिसके वजह से नाउ द कॉपर मॉलिक्यूल, कॉपर 2 पॉजिटिव बिकम लबाइल, काइनेटिकली लबाइल बन गया है, काइनेटिकली लबाइल बन गया है, वीक बन गया है, तो जिसके वजह से ये बहुत इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, वो भी अलोंग द जेड एक्सिस। तो ये हो गया इसका सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बाद आते थर्ड, चिलेशन, जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चिलेशन। देखो अगर हम चिलेशन की बात करें, हमें पता है कि चिलेशन, पूरा तो चैप्टर पढ़ ही लिया है हमने, यही 1-2 टॉपिक रह गए थे, ठीक है। अब तो हमें समझ में भी आएगा कि चिलेशन का क्या है। चिलेशन से नॉर्मली क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती है चिलेशन से, तो एंट्रोपी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। बट कॉपर में, कॉपर 2 पॉजिटिव में चिलेशन से स्टेबिलिटी, बाय चिलेशन स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। क्यों, अब देखते हैं। जैसे अभी हमने ले लिया कॉपर इन 3 2 पॉजिटिव, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, D9 है, D9 मतलब जेटीडी शो करेगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी रिंग्स बनाएं, हमें पता है ऐसे होता है, बहुत इजी होता है इसको बनाना, इथाइलिन डायामीन, ठीक है। एक इसका Z वाला आता है, इसका ये वाला होता है, इसका ये वाला होता है, इसका ये वाला होता है, इस तरीके से बनता है। अब हमें पता है कि ये बॉन्ड ऐसे तो है नहीं कि सारे के सारे इक्वल है, ये बॉन्ड्स ऐसे नहीं है, हमने जो ये डायग्राम बना लिया ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये कैसा है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे थोड़ा सा बनाते हैं, ये मेरा कॉपर है और ये बॉन्ड्स बड़े हैं और ये छोटे हैं। अब बनाओ रिंग्स, अब इथाइलिन डायमीन की रिंग्स बनाओ। तो अब अगर बनाओगे, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, ये तो चलो बराबर है। तो
तो अब क्या है, अब इसमें चिलेशन की वजह से मॉलिक्यूल में आ गया स्ट्रेन। वैसे चिलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, नो डाउट, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती है, बट हियर बिकॉज द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड द इक्वेटोरियल आर शॉर्टर, तो इसकी वजह से ये प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती है, तो मॉलिक्यूल में आ जाता है स्ट्रेन, और जिसके वजह से स्ट्रेन, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ये आपको पता होगा, इसे बोलते हैं इथाइलिन डायमीन। कैसे होता है, CH2 यहाँ पे वी हैव NH2 और यहाँ पे वी हैव NH2। ये इसके पर लोन पेयर है जिससे ये कॉपर को डोनेट कर रहा है, इस तरीके की बन रही है। तो ये मेरा यहाँ पे CH2 यहाँ पे हमारा लगा हुआ है NH2 और ये ऐसे। तो एक मॉल, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट मीन्स दोनों साइड से मतलब एक ही मॉलिक्यूल मेटल को दो साइड से डोनेट करता है, उसे बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो ये चिलेशन से कॉपर 2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कम होती है। चलो, अब इसी में एक और पॉइंट आता है कि अगर हमारा यहाँ पे वाटर से रिप्लेस कर दे, मतलब ईन ले ले, ईन के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ये वाला कॉपर ईन 2 वाटर 2, मतलब H2O2 है। अब आपने 2 पॉजिटिव कर लिया, इसका ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, सिस कॉपर इन 2 वाटर 2, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? देखो, ट्रांस का मतलब क्या है, ये कॉपर, ये मेरी इन बन गई इथाइलिन डायमीन, यहां मैंने लगा लिया H2O ऑक्सीजन से, ये तो ट्रांस है। अब यहाँ पे सिस बनाया मैंने, सिस का मतलब कैसे बनेगा, सिस आपने ये कॉपर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने OH2 लगा दिया, सिस में तो आपका सेम रहेगा ना, और यहाँ एक इन मॉलिक्यूल लग गया, यहाँ पे अभी भी मतलब ये ऐसे है। अब मान लो ये इसी के साथ बना ले, ऊपर के साथ भी मतलब ये यहाँ पे ऐसे बनता है सिस, ये यहाँ OH2 बन गया और ये यहाँ पे एक इन बन गई। अब ये क्योंकि बड़ा ये छोटा है तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये भी क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ JTT। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स पे, एक तो गॉसियन कर्व्स जो कि इंपॉर्टेंट है, मॉसफियर में यूज होते हैं, और एक हमारा है कि AU। अब बताते हैं, जैसे हमारे को पता है कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर AgAu, ठीक है, 2 पॉजिटिव, सब में D9 केस है, सब में JTT देखने को मिल रहा है, सब में JTT है, ऑल विल शो JTT। बट हमें पता है ये क्या है, 3D है, ये 4D है और ये 5D है। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, डेल नॉट की वैल्यू, CFSC की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे जाते हैं कॉपर से 3D 4D 5D, हमारी गैप बढ़ता चला जाता है, लो स्पिन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती चली जाती है। मतलब अगर मैं इसी में कहूं कि ये मान लो कॉपर के लिए है डेल नॉट, ये हमारा Ag के लिए है, तो ये हमारा AU के लिए है। ठीक है, चलो मैम ये बात तो समझ में आ गई। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब ये होगा तो JTT में क्या होता है, JTT में यहाँ पे मान लो x² - y² है, तो Z² के बीच का भी गैप बढ़ जाएगा, है ना, ये वाला गैप भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो बिकॉज ये वाला गैप बहुत बढ़ता चला जाता है AU के केस में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज फील करता है। तो या तो ये कहेगा मेरे को ये इलेक्ट्रॉन देना है, या एक और मुझे दे दो मैं स्टेबल हो जाऊं। तो इस वजह से AU2 पॉजिटिव अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट द सेम टाइम, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट सेम टाइम, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट सेम टाइम।
सेम टाइम पे करते हैं, ठीक है। मतलब ये गेन भी कर सकता है, AU2 प्लस एक लूज किया मान लो तो क्या बनेगा AU3 प्लस, मान लो इसने गेन कर लिया तो ये क्या बनेगा AU प्लस। तो ये बिकॉज हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं CFSE की वैल्यू बढ़ रही है, CFSE की वैल्यू बढ़ रही है, तो JTT तो हो रहे हैं, तो x स्क्वायर और z स्क्वायर की भी गैप बढ़ रहा है। तो दिस इलेक्ट्रॉन फील्स एक्स्ट्रा मतलब डिस्टेबलाइज्ड, बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, इट वांट टू लूज या फिर गेन, तो जिसकी वजह से ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट द सेम टाइम। अब करते हैं गॉसियन कर्व। गॉसियन कर्व और यही बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और ये होता है मोसबार्ड में, हम इसे यूज करते हैं मोसबार्ड में, मोसबार्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोसबार्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। ऐसा ग्राफ होता है, अगर JTD होता है, अगर मतलब नहीं होता तो ऐसा ग्राफ मिलता है, पर अगर JTD होता है तो हमें ऐसा ग्राफ मिलता है, एक हम्प अलग से मिलता है बिकॉज ऑफ JTD। इवन आप ऑर्गन डायग्राम भी करोगे तो अगर उसमें JTD है तो उसमें आप एक छोटा सा हम्प नजर आएगा, तो जो हम्प होता है वो होता है बिकॉज ऑफ जैन टेलर डिस्टॉर्शन। तो ये एक अलग तरीके का ग्राफ शो कर देता है, अलग तरीके से इसकी आइडेंटिटी है। तो दिस इज कॉल्ड गॉसियन। वी हैव एब्जॉर्प्टिविटी वर्सेस लैम्डा, ये तो हमारा ऑर्गन डायग्राम में। जब हमारा मोसबार में होता है वहां पे हम डेल्टा लेते हैं, वी टेक डेल्टा, ठीक है। तो वहां पे अगर आपका क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग करते हैं, है ना, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग करते हैं, अगर जो है अनसिमेट्रिकल क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होती है तो उसमें JTD मिलता है, तो JTD मिलता है तो उसका हम्प ऐसा मिलता है, और अगर सिमेट्रिकल होती है तो उनमें कर्व ऐसा मिलता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस जैन टेलर डिस्टॉर्शन के, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे लिगेंड फील्ड थ्योरी। दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।